Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, good evening, good evening. सर आज की क्लास रिकॉर्ड कर देंगे? हम्म, सर हेलो। क्लास से क्यों अंशिका, क्यों रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? सर कल केमिस्ट्री का एग्जाम है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दो, छोड़ दो, है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा के छोड़ दो, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, पिछले चैप्टर से कुछ डिस्कशन बाकी है, कुछ करना है आपको, पूछना है? No, sir. कोई और, किसी को कोई प्रॉब्लम है पिछले में, कोई कुछ पूछना है? सर आप किस बारे में पूछ रहे हैं? जो लास्ट चैप्टर के प्रॉब्लम्स आपके कुछ डिस्कशन के लिए रिक्वायर्ड हैं तो उनको पूछिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको जो नहीं बन पा रहे हैं, जिनको डिस्कस करना है। एसी से या ईएम वेव के प्रॉब्लम ट्राई करे हैं आपने, बनाए हैं? Yes, sir. तो कोई दिक्कत है तो उसको पूछ लीजिए, तो फिर आगे बढ़े ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स शुरू करूं? Yes, sir. सर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. चलो ठीक, बढ़िया। तो जब हम लोग ईएम वेव का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे आपको बताया गया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच का जो वेवलेंथ रेंज है, उसको हम लोग लाइट के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और अगर ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटा है। नॉर्मल कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव हम प्लेस करते हैं तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के साइज के कंपैरिजन में दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ इज वेरी 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 स्मॉल। तो ऐसे सिचुएशन में जनरल अगर डिस्कशन करना है कभी भी हमको लाइट का, तो बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्स्ट्रक्शन हमने प्लेस करा तो हमको ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा कि जैसे ये मान लीजिए कि एक कार्डबोर्ड हमने प्लेस कर दिया एक पर्टिकुलर लाइट बीम में। मान लीजिए कि ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये लाइट आके इस पे इम्पिंज कर रही है, तो इसका ऑन द अदर साइड हम कंप्लीट शैडो जो है वो फॉर्म होता हुआ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जो इसकी साइज है दैट इज वेरी 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 स्मॉल। वेवलेंथ की साइज जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू द ऑब्स्ट्रक्शन। आपने एक फिनोमिना पढ़ रखी है या थोड़ा बहुत जानते होंगे डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन की फिनोमिना जो कि वेव के द्वारा शो करी जाती है, वो तब प्रोनाउंस्ड होती है जब आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस किया गया है उसकी जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल हो।
जबकि यहाँ पे जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी साइज तो बहुत बड़ी है। तो नॉर्मल कोर्स में हम ये ऑब्जर्वेशन पाएंगे कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को जो है वो फॉलो करते हुए प्रोपागेट कर रही है। ठीक है, तो जिस लिमिटेशन में हम उसको स्ट्रेट लाइन पाथ के प्रोपागेशन के रूप में देख सकते हैं, उस लिमिटेशन में जब हम डिस्कशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहां पे लाइट को वेव के रूप में न दिखा करके एक एरो लाइन से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम उसको ज्योमेट्री का हेल्प लेते हुए उस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ऑप्टिक्स की जो स्टडी है हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है ना? एक को हम लोग रे ऑप्टिक्स कहेंगे या इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहेंगे, और दूसरी जो हो जाएगी वो हमारी वेव ऑप्टिक्स हो जाएगी। ठीक है ना? तो वेव ऑप्टिक्स का जब डिस्कशन होगा तो वहां जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा इन फ्रंट ऑफ दैट लाइट, वो ऑब्स्ट्रक्शन की जो साइज होगी दैट विल बी वेरी माइन्यूट एंड इट विल बी कंपेरेबल टू दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो वहां पे हम उसको वेव की तरीके से डिस्कशन में लेंगे, और जहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस करा हमने उसको वो साइज बहुत बड़ी है एज कंपेरिजन टू वेवलेंथ, तो उसमें हम स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ द लाइट को मानते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के रूप में जो है या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करें। अभी की आज जो हमारा रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन है वो उसमें दो फिनोमिना हम लोगों को डिस्कशन में लेनी है ना? एक फिनोमिना है आपकी रिफ्लेक्शन, और दूसरी जो फिनोमिना है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? यस सर। अब कोई भी पर्टिकुलर लाइट बीम एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई एक सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आके टकराती है। सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी से मेरा मतलब है कि वो पर्टिकुलर लेयर जिसके दोनों साइड के जो मीडियम है दे आर डिफरेंट। मीडियम से मेरा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे मीडियम की, उसके करेस्पॉन्डिंग बात करी जा रही है ना? यानी कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर सरफेसेस हैं तो वहां पे जब भी एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई रे किसी पर्टिकुलर सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आके टकराती है तो वहां पे दो फिनोमिना साइमल्टेनियसली होती है। पार्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है वो सेम मीडियम में रिवर्ट बैक हो जाती है, और पार्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो दूसरे मीडियम में जो है वो ट्रांसमिट होती है। जो पर्टिकुलर एनर्जी का पार्ट सेम मीडियम में रिवर्ट बैक होता है उससे एसोसिएटेड जो फिनोमिना है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो पार्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है उससे एसोसिएटेड जो हमारी फिनोमिना है उसको हम लोग रिफ्रैक्शन के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यस सर। बात? तो एक लाइन चाहो तो नोट कर लो, वेन एवर a light beam traveling in a medium whenever a light beam traveling in a medium। अच्छा, डिक्टेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखना पड़ेगा? नहीं सर, बोल दीजिए। चलो ठीक। लिख दीजिए, मेरे यहाँ को नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, whenever a light beam
traveling in a medium strikes the surface of discontinuity part of the energy is transmitted in सब मीट other की बात कर strikes a surface of discontinuity, part of the energy is transmitted in other medium, while the rest of the energy revert back in same medium. Phenomena associated with transmitted energy is known as refraction and phenomena associated with reflected part of energy is known as रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो दो तरीके की फिनोमेना हो गई जब कोई भी लाइट बीम एक सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आके टकरा रही है। तो इस लाइट या रे ऑप्टिक्स के डिस्कशन में दो जो है वो पर्टिकुलर टर्म फ्रीक्वेंटली यूज में आएंगे। एक को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे और दूसरे को हम लोग इमेज के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है और इमेज का क्या मतलब है वो आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट अगर कहीं कहा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर पोजीशन जहां से कि बिफोर द फिनोमेना, फिनोमेना मतलब आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों में से कोई भी, बिफोर द फिनोमेना जहां से लाइट या तो डाइवर्ज हो रही है या जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए अपना अपीयरेंस ले रही है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है ना। सर एक और बार एक्सप्लेन पोजीशन कर दीजिए। पोजीशन फ्रॉम वेयर लाइट diverges or appears to converge before the phenomena is known as
ऑब्जेक्ट पॉइंट, ठीक है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। फिनोमिना से पहले जहां से लाइट इन रियलिटी डाइवर्ज हो रही है या जहां पे कन्वर्ज होते हुए अपना अपीयरेंस ले रही है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अगर बिफोर द फिनोमिना, अगर बिफोर द फिनोमिना रेज या लाइट किसी पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए अपना अपीयरेंस ले रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। Yes, sir. If light diverges from a point, then it is a real object, ठीक है, वो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रियल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करें, ठीक है ना भाई। एंड इफ लाइट जी सर। appears to converge at a point, appears to converge at a point, then that is virtual object, ठीक है, तो उसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मान लो कि ये एक हमारा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के सामने में कोई आपने सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस किया है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो गया, तो यहाँ से जो एनर्जी है वो ऐसे डाइवर्ज होगी, ठीक है ना, जो कि जाकर के इस मिरर से टकरा रही होगी, फिनोमिना के पहले पॉइंट से डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा। वापस तो आया नहीं, है? मैं समझा। हेलो, यस सर। कुछ कह रहे हो क्या? तो ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से रेज या लाइट जो है वो बिफोर द फिनोमिना जो कि यहाँ पे होगी, जो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है, क्या गवर्निंग लॉ है वो अभी हम बाद में बात करेंगे, जानते भी हैं आप तो रिफ्लेक्शन से एसोसिएटेड लॉ को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल होगा। इस तरीके की जो बीम होती है जिसमें रेज के बीच का एंगल जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ता जाता है ना, दूर होती जाती है रेज एक दूसरे से, तो ऐसे बीम को हम लोग डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, है ना, इसको डाइवर्जिंग बीम के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो डाइवर्जिंग बीम के रूप में अगर बीम आकर के हमारे उस पर्टिकुलर जो है फिनोमिना के बिफोर सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे टकरा रही है, तो उसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसी तरीके से मान लो कि ये पर्टिकुलर प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे हमने ऐसे कन्वर्जिंग बीम को हिट करता हुआ दिखाया, तो फिनोमिना के पहले ये बीम जो है या रेज जो है वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए अपना अपीयरेंस ले रही है ना, तो ये हमारा एक्चुअल पॉइंट ऑफ Yes, sir. कन्वर्जेंस नहीं है, क्योंकि बीच में सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने डाल दिया। अगर ये सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, यानी कि बीच में मिरर नहीं डाले रहते, तो यहाँ पे कहीं पे जाके ये रेज कन्वर्ज होती, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बट ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, रियल वर्चुअल का क्या मतलब है। यस सर। इसी तरीके से मान लो कि आपको इमेज की बात करनी है,
तो इमेज का मतलब होता है वो पर्टिकुलर पोजीशन जहां पर कि फिनोमिना के बाद रेज या तो कन्वर्ज हो या जहां से डाइवर्ज होते हुए अपना अपीयरेंस ले, ठीक है, उसको हम इमेज पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। द पॉइंट एट विच Yes, sir. the point at which rays either converges or appears to diverge after the phenomena is known as image point, ठीक है, उसको हम लोग इमेज पॉइंट के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर रेज का इन रियलिटी कन्वर्जेंस हो रहा है देन वो हमारा रियल इमेज होगा, ठीक है ना। और अगर रेज जो है वो डाइवर्ज होते हुए अपना अपीयरेंस ले रही है तो वो हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो रियल इमेज वो हो गया जहाँ पे रेज का इन रियलिटी कन्वर्जेंस हो आफ्टर द फिनोमिना, और आफ्टर द फिनोमिना अगर कहीं से डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है तो वो हमारा वर्चुअल इमेज होगा। जैसे वही पुराना वाला सिचुएशन ही देखो, मान लो कि एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है और यहाँ से रेज आई पर्टिकुलर मिरर पे टकराई और ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर को गई, ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर को गई, तो ये दोनों जो रेज है वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, बट ऐसा आपको अपीयरेंस मिल रहा है कि ये दोनों रेज कहाँ से, कहीं इस यहाँ से आती हुई अपना अपीयरेंस दे रही है ना। ये वाली रे और ये वाली रे को देखो, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से आती हुई अपना अपीयरेंस दे रही है, दोनों को आगे एक्सटेंड करा तो जहाँ पे जाके ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट दीज रेज आर कमिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा इमेज पॉइंट होगा, इमेज होगा, लेकिन इन रियलिटी यहाँ पे रेज का कन्वर्जेंस नहीं है, यहाँ से आती हुई अपना अपीयरेंस दे रही है, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है, ये इमेज होगा बट ये वर्चुअल इमेज होगा। और इसी तरीके से दूसरे वाले केस को अगर समझो, जैसे इस पे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को आपने इम्पिंज कराया था, ये हमारी लाइट आकर के इस पे टकराई थी इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे इधर चली गई और ये रे हमारी इधर चली गई, तो ये जाकर के यहाँ पे एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है, तो ये हमारा इमेज है ना। फिनोमिना के बाद जहाँ पे कन्वर्जेंस होगा वो इमेज होगा और वो इमेज रियल होगा, ये रियल इमेज होगा। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज जहां से रेज का डाइवर्जेंस अपीयरेंस में आता हो आफ्टर द फिनोमिना, और रियल इमेज जहां पे आफ्टर द फिनोमिना रेज इन रियलिटी कन्वर्ज होती हो,
वो हमारा रियल इमेज हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड आपको अपने ध्यान में कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज, और साथ में कब इसको रियल कहना है और कब इसको वर्चुअल कहना है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सर एक डाउट है। अब आते हैं, बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सर एक हाँ जी, डाउट है। जी बताइए। सर जो रियल इमेज होता है सर, वो हमें मिरर के अंदर क्यों दिखता है, तो सर वो बाहर क्यों नहीं दिखता? रियल इमेज कहाँ मिरर के अंदर दिखता है? रियल इमेज जो होगा वो बाहर ही आएगा, है ना। रियल इमेज जो है वो बाहर ही आएगा। यस वो मिरर में जो आपको इमेज, मिरर में जो आपको इमेज दिखता है दैट इज वर्चुअल बेसिकली, वो वर्चुअल। सर, लेकिन जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर पे हम देखते हैं इमेज बनते हुए सर, वो वर्चुअल होता है। हम्म, सर जो कन्वेक्स या कनकेव मिरर में जो रियल इमेज का नहीं फॉर्मेशन होता है, नहीं, कॉनकेव मिरर जो होगा उसकी बात हम करेंगे। कॉनकेव मिरर में जो है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही वर्चुअल होता है, और ज्यादातर सिचुएशन में, ज्यादातर पोजीशनिंग ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज जो होता है वो रियल बनता है। बट कॉन्वेक्स के केस में एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही जो है वो रियल बनता है, उसके अलावा हर कंडीशन में वर्चुअल बनता है। और प्लेन मिरर Yes, से, और ये रियल ऑब्जेक्ट के इमेज की बात कर रहे हैं, है ना, रियल ऑब्जेक्ट। yes, प्लेन sir. मिरर से रियल ऑब्जेक्ट का इमेज जब भी बनेगा वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का Yes, जो sir. इमेज बनाता है प्लेन मिरर वो हमेशा रियल बनाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया ना, ये जो Yes, दोनों yes. सिचुएशन दिखाई थी, ये ऑब्जेक्ट आपका रियल था, इमेज इसका वर्चुअल बना, बट इट वाज ए प्लेन मिरर। ठीक है ना, सरफेस इसका Yes, sir. प्लेन है तो इसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। और ये देखो तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पे आगे जाके कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते ना, इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलता, तो ये आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट है, बट इट वाज वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का Virtual. प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है, और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल बनाता है। प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स का आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कुछ सिचुएशन में केवल एक स्पेसिफिक कंडीशन के अपीयरेंस में आने पे ही कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का, और कॉन्वेक्स मिरर Yes, तो sir. रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल ही बनाता है। ठीक है ना। Yes, sir. हम्म, एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई एग्जांपल है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई पहले से फिनोमिना होगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। कोई फिनोमिना पहले से हुई रहेगी तभी जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ये मान लो कि एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस के आगे कोई आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर को जा रही होगी, है ना, कहीं उसका कन्वर्जेंस का पॉइंट होगा। अब बीच में यहाँ पे तूने मिरर डाल दिया, तो ये जो कन्वर्जेंस का पॉइंट था इन दोनों रे का, जब आप इस मिरर के लिए देखोगे तो इट विल बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इट विल बी ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो कोई ना कोई पहले फिनोमिना होगी तभी रेज का जो है वो कन्वर्जेंस किसी पॉइंट विशेष पे दिख रहा होगा। अदरवाइज रेज जो है, जो भी रियल हमारा सोर्स ऑफ लाइट होगा वहां से रेज डाइवर्ज ही होंगी, वहां पे कन्वर्ज नहीं होंगी, है ना। रियल जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, कोई भी बल्ब जलाया आपने, कोई भी ट्यूबलाइट जलाई, तो वहां से रेज जो है वो निकलेंगी बाहर की तरफ, तो वो हमारा हमेशा रियली ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आप बीच में कोई और दूसरी फिनोमिना करा देंगे और फिर तीसरी फिनोमिना के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे तो देयर मे बी अपीयरेंस लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे ये केस बताया ना कि ये आपका लेंस डाल दिया बीच में, अब यहाँ से रेज का कन्वर्जेंस हो रहा था, तो ये इस लेंस के लिए देखेंगे तो दैट इज इमेज,
लेकिन जब आप इस मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इट विल बी एन ऑब्जेक्ट, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए क्या? Yes, sir. तो ये आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब बना, और कब रियल और कब उसको वर्चुअल कहना है उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन बनी। अब आते हैं, दोनों फिनोमिना को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप सभी जानते भी हो, बड़ा सिंपल सा नियम है भाई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? हैं? कि कोई भी पर्टिकुलर लाइट रे अगर आकर के एक सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे टकरा रही है किसी पॉइंट पे, तो जो पार्ट ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसको हम लोग नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि इंसिडेंट रे, जो एनर्जी आके टकराई उससे को रे का रूप में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। जो पार्ट ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हुई है उससे एसोसिएटेड जो रे का रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया एट दैट सरफेस, ये तीनों जब भी होंगे तो एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है ना? पहला नियम, Yes, sir. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal to the surface of incidence at the point of incident are always in same plane। ठीक है ना? ये पहला नियम है। जैसे मान लो कि ये हमारा एक सरफेस का इस स्क्रीन के साथ इंटरसेक्शन का पॉइंट हमने दिखाया, ये जो कि हमको एक लाइन के रूप में दिखेगा, है ना? ये हमारा सरफेस है, ऐसे जो स्क्रीन के साथ इंटरसेक्टिंग है, तो एक लाइन के रूप में दिखेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। और लाइट रे जो है Yes. हमारी, मान लीजिए कि इसी स्क्रीन के प्लेन में आकर के इस सरफेस पे टकरा रही है। ठीक है? तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। अगर इस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर सरफेस पे ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर जो इस पर्टिकुलर सरफेस का है इस पॉइंट पे अगर इसी स्क्रीन के प्लेन में है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे जाएगी वो भी इसी स्क्रीन के प्लेन में ही जाएगी। ठीक है? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये पहला नियम है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई? और दूसरा Yes. नियम क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल जो होंगे वो निश्चित रूप से बराबर होंगे। ठीक है? आई और आर, अगर मान लो कि ये एंगल को नाम दिया, तो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है?
angle made by incident ray with normal and angle of reflection क्या है? एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये आई और आर हमेशा बराबर होंगे, ये आपका दूसरा नियम। ठीक है, ये सिंपल सा आपका दो नियम हो गए जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एसोसिएटेड किसी भी फिनोमिना के लिए बेसिक गवर्निंग लॉ। ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड फिनोमिना आपको डिस्कस करनी है तो यही दो आपके पास जो है प्रिंसिपल हैं जिनको यूज करके आपको रिफ्लेक्शन से एसोसिएटेड किसी भी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes. अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है उसके भी दो पार्ट में दो कैटेगरी जो है वो डिफाइन करी गई है। एक को आप बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे को आप बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी दो तरीके का हो गया, रिफ्लेक्शन दो तरीके का हो गया, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे का डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन तब अपीयरेंस में आएगा जब जिस सरफेस पे हमारी लाइट बीम आकर के टकरा रही है वो सरफेस स्मूथन हो। और स्मूथन कहने का मतलब है कि जो स्मूथनेस है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो उस पे आकर इम्पिंज हो रही है उसके कंपेरेबल हो, है ना, उसके कंपैरिजन में भी स्मूथन हो। जैसे आपने 400 से 700 नैनोमीटर बोला ना, तो अगर आपने स्मूथनेस जो है एंगस्ट्रॉम के रेंज का दिया है यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल तक का जो है स्मूथनेस आपने दे रखा है तो वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा उस पर्टिकुलर सरफेस से। ठीक है ना, तो एक बीम अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इम्पिंज हो रही है उस पर्टिकुलर सरफेस पे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जा रही होगी, उसको आप स्पेकुलर कहोगे। जैसे मान लो कि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये बल्ब आपको दिख रहे हैं सरफेस पे, इसको भूल जाइए। और इस पे आपने एक बीम जिसके दो बाउंड्री लाइन को रे को आपने दिखाया है ना, ये दो बाउंड्री लाइन की रे हो गई, इसमें ये बीम आकर के टकराई जिसका ये आपने क्या डायमीटर दिखा दिया। मान लीजिए कि एक पेंसिल बीम है उसके डायमीटर को आपने दिखाया ये दो एक्सट्रीम रेज के रूप में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये रे इधर चली गई और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग ये रे हमारी इधर चली गई। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो आने वाली रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो बीम की बात कर रहे हैं, वो बीम जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो जा रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा इसको हम लोग स्पेकुलर कहेंगे। सर जब वेवलेंथ कंपेरेबल स्मूथनेस इज ऑफ द लेवल ऑफ या स्मूथनेस लेवल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऐसे समझ लो, उसके कंपैरिजन में भी छोटा। ठीक है ना,
Yes, sir. तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन आप देखते हैं वो आपका जो है स्पेकुलर होता है। ठीक है, जैसे Yes. मिरर्स के केस में मोस्टली वो भी 100% एक्यूरेट स्पेकुलर नहीं है ना। मिरर के केस में अगर आप कोई मान लो कि एक प्लेन मिरर यहाँ पे रखा आपने, है ना, एक प्लेन मिरर रखा और इधर में आपने एक टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट को आपने डाला, तो आपको मिलता है कि ये पर्टिकुलर लाइट जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है। ठीक है ना, एक बीम को अगर डाला तो, बट वो भी 100% स्पेकुलर नहीं होता है, जस्ट एक डिस्कशन के लिए स्पेकुलर आप उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर जो बीम आपने इस पर्टिकुलर मिरर के ऊपर डाली है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही अगर आपकी जा रही है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हुए आप अपने इस मिरर को देख रहे हैं तो उस मिरर की विजिबिलिटी नहीं बननी चाहिए ना, क्योंकि आपके आंखों में तो रे आ नहीं रही है। कोई भी चीज, मोस्टली जो चीजों को हम व्यू करते हैं वो रिफ्लेक्शन में व्यू करते हैं ना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम देखते हैं, किसी सोर्स ऑफ लाइट से उस पे लाइट पड़ती है और वहां से जो रिफ्लेक्ट बैक होकर के लाइट आती है वो हमारे आंखों में जाती है और वो जाकर के रेटिना पे इमेज बनाती है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। ठीक है, क्लियर है बात? सर। तो Yes, अगर sir. मान लो कि अगर कोई पर्टिकुलर मिरर है और उससे 100% स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एक डायरेक्शन में अगर बीम आपने उस पे इम्पिंज कराई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है ना, तो आप अगर उस बीम के पाथ से डेविएटेड अपने आप को पोजीशन किए हैं तो आपको वो पर्टिकुलर पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां से जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है वो आपकी आंखों में नहीं पड़ रही है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा तो पाते नहीं है, मिरर आपको किसी दूसरे पोजीशन से भी देखते हैं तो दिखता है ना। तो यस वो सर। 100% Yes, sir. स्पेकुलर जो है रिफ्लेक्शन मिरर भी नहीं करता। मिरर भी जो रिफ्लेक्शन करता है वो 100% स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मिरर का भी नहीं है, बट मेजर जो पार्ट ऑफ द एनर्जी है वो स्पेकुलर के रूप में रिफ्लेक्ट होती है मिरर जब आप बात करते हैं तो। ठीक है, वैसे नॉर्मल जो भी सरफेस है वो हमेशा जो है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही देते हैं, नॉर्मल जितने भी सरफेस है। ठीक है ना। यस सर। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा? जब मान लो कि ये जो सरफेस है वो हमारा रफ है, ऐसे हमारा सरफेस है ना, इस तरीके से रफ सरफेस है। अब इस पे तुम एक बीम ऑफ लाइट को इम्पिंज करा रहे हो। ठीक है, ये मान लो कि तुम्हारी बीम ऑफ लाइट है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्राइक ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस। तो ये यहाँ पे आके टकराई, ये इधर चली गई, यहाँ पे जो आके टकराई वो इधर चली गई, यहाँ पे जो बीम आकर टकराई होगी वो हमारी इधर चली जाएगी। है, इसी तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में आने वाली जो अलग अलग पोजीशन पे हिट करने वाली जो रे है वो हर रे के लिए जो नॉर्मल होगा वो अलग ओरिएंटेशन का होगा। Yes, sir. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फॉलो होगा, लेकिन हर एक पोजीशन पे जो नॉर्मल है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहाँ से जो लाइट हमारी आकर टकराई, अब थोड़ा सा इसको सिंपल इधर में बना देते हैं, ये हमारी लाइट यहाँ पे जो आके टकराई वो एनर्जी जो है हर एक डायरेक्शन में जाकर के वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई ऐसे। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो सरफेस की इरेगुलरिटीज के कारण हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है, वहां पे भी होता है भाई। ठीक है ना। यस सर। हाँ, बट चूंकि हर एक डिफरेंट पॉइंट के लिए जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा दैट विल हैव द डिफरेंट ओरिएंटेशन, इसलिए
हर एक अलग पॉइंट पे जो स्ट्राइक करने वाली रे होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो आपको वहां से जो एनर्जी है आफ्टर रिफ्लेक्शन हर डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। मोस्टली जितने भी सरफेस हैं वो सारे के सारे जो है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो देते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप घर में कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करे हैं और घर का बल्ब आपने जला दिया, तो वो ऑब्जेक्ट हर पोजीशन से उस कमरे में नहीं दिखेगा, है ना। एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे ही खड़े होंगे तभी जाकर के वो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, अगर वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन दे रहा होता तो, ठीक है ना। यस सर। यस सर। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कमरा है, ठीक है ना, और यहाँ तूने बल्ब जला दिया, और तू मान लो कि यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारी आंख है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जो रे आएगी वो ये वाली यहाँ से टकरा के आने वाली है, तो दीवार का ये वाला पोर्शन ही केवल आपको दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपको तो ये पूरी की पूरी दीवार दिखती है, दिखती है ना, यस सर। यस सर। पूरी दीवार दिखती है। जबकि अगर यस यहाँ से बल्ब पे जो लाइट चली वो अगर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ये दीवार दे रही होती, तो यहाँ पे जाके जो टकराएगी वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई जो आपकी आंख में आ रही है, ये एंगल थीटा के लिए वही वही पोर्शन आपको दीवार का दिखना चाहिए था। लेकिन आपको दीवार का हर एक पार्ट पूरा का पूरा ये दीवार दिखती है। उसका कारण है कि दीवार के हर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज डिफ्यूज, वो हमारा स्पेकुलर नहीं है, ठीक है ना। स्पेकुलर जी रिफ्लेक्शन सर। अगर हर सरफेस देने लगेगा तो आपको एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में खड़े होकर के ही आप अगर देख रहे होगे तभी जो है वो ऑब्जेक्ट आपको विजुअलाइज होगा, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जरूरी है कि वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर के जो लाइट आ रही है वो आपकी आंखों में पड़नी चाहिए, ठीक है। अगर वो लाइट आपकी आंख में नहीं आ रही है, आपके रेटिना पे नहीं जा रही है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट आपको नहीं दिखेगा, है ना। जी सर। हाँ, इसी वजह से मान लो कि ये बुक है, इसको आपने ऐसे करके रखा है, तो इधर पे भी तो लाइट आके टकरा रही है ना इस बुक पे, यस सर लेकिन वो टकरा। हमको नहीं दिख रहा है, वो हमको बैक वाला साइड नहीं दिख रहा है बुक का। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो इधर में जा रही है ना, उस साइड में जा रही है, ठीक है। ये बुक है, यस सर। इसमें लाइट आके इधर वाले सरफेस से जो टकराने वाली लाइट है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारे आंखों में पड़ जा रही है, तो इधर वाला सेक्शन हमको दिख जा रहा है इस लाइट में। लेकिन इधर का जो बैक यस पार्ट है इस बुक का, उधर से स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट इधर साइड में तो लाइट नहीं आ रही है ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट इस साइड में डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो उधर में कोई पर्सन खड़ा होगा तो उसको इधर वाला साइड दिखेगा इस बुक का, बट इधर वाला साइड हमको दिख रहा है, ठीक है। यस सर। तो किसी भी चीज की विजिबिलिटी होने के लिए जरूरी है कि वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर के जो लाइट आ रही है वो लाइट हमारे आंखों में पड़नी चाहिए। अगर वो सोर्स ऑफ लाइट है तब तो वो दिखेगा ही, क्योंकि वहां से लाइट हमारी आंखों में डायरेक्ट आ रही है। बट मोस्टली जो चीजों को हम देखते हैं वो रिफ्लेक्शन में देखते हैं। क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। यस सर। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखना है। दो बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटे क्लास से आप इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। हाँ, इसका जो है वो वेक्टर फॉर्म भी कभी कभी आपको यूजफुल होता है इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। इस कुछ प्रॉब्लम्स में वेक्टर फॉर्म जो है वो काफी हेल्पफुल है, तो उसका वेक्टर फॉर्म भी जो है हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, फिर कुछ केसेस के डिस्कशन करेंगे।
मान लीजिए कि एक प्लेन सरफेस है, मिरर ही है ना? क्योंकि डिस्कशन तो हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का ही करेंगे। हम लोगों का डिस्कशन जो होगा जहां भी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में हो रहा है वो स्पेकुलर का ही हो रहा है। ठीक है, हम सरफेस को यस सर। स्मूथ मान करके ही उसका डिस्कशन करेंगे। और इस पे एक ये लाइट रे आकर के टकरा रही है। मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इसको हम ई आई कैप से दिखा दे रहे हैं। ई आई कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये जो है हमारा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसके डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इसको हमने एन कैप से दिखा दिया। और ये हमारी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम ई आर कैप से दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना भाई? मान लो कि ये वाले एंगल को हमने जो है वो थीटा के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट करा है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि ये पर्टिकुलर एंगल भी जो होगा वो थीटा का होगा। यस सर। अब हम इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपना आई जे के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंटेशन करने के करस्पॉन्डिंग हम मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन कहते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इनके बीच का कोरिलेशन बनाने के लिए। और इसको हमने वाई डायरेक्शन कह दिया। तो ई आई कैप को अगर हमको दिखाना होगा भाई तो ई आई कैप ये हमारा क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप दिख सकते हैं क्या? हा? इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ओ सॉरी साइन थीटा गलत लिख दिया। इस वेक्टर ई आई का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा होगा। Yes. तो Yes, साइन sir. साइन थीटा आई कैप और निगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। तो माइनस का कॉस थीटा जे कैप लिख सकते हैं ना? Yes, sir. और अगर हम ई आर कैप को लिखना चाहते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप लिख सकते हैं। Yes, sir. अब मान लो कि हम ई आई कैप और एन कैप इन दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ई आई कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट सर कर रहे हैं। कैप और ई आर कैप कैसे लिखा है वो समझ नहीं आया मुझे। हाँ? इसका इधर की तरफ का कंपोनेंट कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड जो कि 1 है इंटू साइन थीटा। यस और सर। इसका इधर की तरफ का कंपोनेंट कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड जो कि 1 है इंटू कॉस थीटा। सर ई आई कैप वाला। हाँ। इसका नीचे की तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा होगा। और जो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है तो आई कैप से मल्टीप्लाई हो गया। कॉस थीटा निगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है इसलिए माइनस का कॉस थीटा जे कैप लिख दिया। ठीक है। ओके यस सर। अब अगर हम लोग मान लो कि ई आई कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ई आई कैप और एन कैप के बीच एंगल कितना है भाई? Theta. हाँ, 90. पाई माइनस थीटा ना। Yes. Yes, sir. Pi minus तो theta. ये Yes, ये sir. कितना हो जाएगा? कॉस पाई माइनस का थीटा दैट इज माइनस का कॉस थीटा है ना। Yes, sir. यानी कि ई आर कैप को अगर मान लो कि आप लिखना चाहते हो तो ई आई कैप
के साथ 2 cos थीटा जे कैप को अगर आप ऐड कर दोगे तो ई आर कैप हो जाएगा क्या? बोलो। ई आई कैप के साथ 2 cos थीटा जे कैप ऐड कर देंगे तो ई आर कैप मिल जाएगा यहाँ से, देखिए। यस सर। और cos थीटा को अगर लिखना है तो ई आई कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट का निगेटिव होगा, यानी कि ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप लिख सकते हैं इंटू जे कैप हमारा एन कैप है। तो ये हमारा ई आर कैप को लिखने का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो कभी आपको रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर -2 टाइम्स इंसिडेंट और नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट इंटू नॉर्मल का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सर वो एंगल फाई माइनस थीटा कैसे हुआ एक बार वो बताओ। अरे भाई ये वाला तुम्हारा एंगल थीटा है तो ई आई इधर है और एन के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा ना। यस सर। ठीक है, यस। तो ये हमारा लॉ जे कैप ही तो एन कैप है, जे कैप ही तो एन कैप है बेटा, वाई डायरेक्शन वही तो था। तो जे कैप हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा था ना, जिससे हम कंपोनेंट आई जे के में आसानी से लिख लेते हैं, तो इसलिए उसको आई जे डायरेक्शन बना लिया था। और जे कैप ही एन कैप है। लिख सकते हो? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि हम किसी भी रिफ्लेक्शन से एसोसिएटेड डिस्कशन में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्म में याद रखने के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और जो आपको दिख रहा है वो आप जो इजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो वो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है कि ये cos थीटा जो है इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन है ना, निगेटिव का। आपको क्या दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट जो होगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। आई डैश आई कैप जो डायरेक्शन था दैट वाज इन द प्लेन ऑफ द मिरर, मिरर के प्लेन का डायरेक्शन था आई कैप। तो आई कैप वाला जो कंपोनेंट था जो इंसिडेंट का है वही रिफ्लेक्टेड का भी है ना। यस सर। जबकि जो मिरर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो जस्ट रिवर्स हो गया है, ठीक है ना। ये अगर माइनस था तो ये प्लस हो गया है, अब अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको कभी कभी वेक्टर फॉर्म में जब आपको रिफ्लेक्शन को डिस्कशन करने के लिए मिलता है तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि जो मिरर के प्लेन का कंपोनेंट होगा इंसिडेंट रे का वो रिफ्लेक्टेड रे का भी मिरर के प्लेन में वही कंपोनेंट होगा, सेम कंपोनेंट होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जबकि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा इट विल बी जस्ट रिवर्स। यस क्या सर। बात, सर ये तो परपेंडिकुलर वाला जो इलास्टिक कोलिजन की तरह। हाँ, तो इलास्टिक कोलिजन तो होता ही है ना। ये रिफ्लेक्शन Yes, को sir. हम रिफ्लेक्शन को जब
वेव के पार्टिकल नेचर से डिस्कस करते हैं, जो न्यूटन ने माना था ना, बताए थे आपको शुरू में कि न्यूटन ने जो है यस कार्पास्कल थ्योरी लाई थी लाइट के बिहेवियर को अपीयरेंस एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें टिनी पार्टिकल्स के ग्रुप के रूप में माना। तो वो मिरर पे जब पार्टिकल आके टकरा रहे हैं तो वहां पे कोलिजन जो है पार्टिकल का इलास्टिक माना गया, और वहीं से ये रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों बराबर होता है वो एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर लिया था अपनी कार्पास्कल थ्योरी के आधार पे न्यूटन ने बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पार्टिकल का जो कोलिजन है वो इलास्टिक मानते हो तो बिहेवियर जो है वो सिमिलर मिल रहा है, जैसा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना। यस तो जो परपेंडिकुलर टू द मिरर कंपोनेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी रिवर्स, अलोंग द मिरर जो कंपोनेंट होगा इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्लियर। यस सर। हाँ। जैसे मान लो कि कह दिया कि एक मिरर है एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, मिरर जो है वो एक्स वाई प्लेन में रखा है, मिरर को एक्स वाई प्लेन में रखा है, और इस पे जो है एक लाइट रे इंसिडेंट रे आकर के टकरा रही है, जिसको कि बोल दिया गया, सिंपल सा ले लेते हैं 1/√3 आई कैप माइनस का जो है 1/3 ही रखने दे, क्योंकि फिर सेट करना पड़ेगा डाटा, माइनस का 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये मान लो कि कह दिया कि ये लाइट रे आकर के इस पे टकरा रही है। ठीक है ना। और आपसे पूछा गया कि बताना भाई कि रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो आपको क्या करना है भाई कि के कैप ही रिवर्स हो जाएगा, आई और जे कंपोनेंट एज इट इज रहेंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। दिस विल बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर मिरर को बोला गया कि एक्स वाई प्लेन में रखा गया है तो। यस सर। समझ गए। सर जो नॉर्मल यस का कंपोनेंट होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और मिरर के प्लेन का जो कंपोनेंट होगा दैट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ गए। तो ये इंफॉर्मेशन यस सर। नोट करा दो या ध्यान में रहेगा, और ये भी इंफॉर्मेशन दोनों आप ध्यान में रखिएगा। नोट करवा दी। हाँ। If a ray incident on a plane surface, if a ray incident on a plane surface, then component of incident ray, then component of incident ray in plane of the surface will remain same but the normal to the surface component will be just reversed after reflection. नॉर्मल टू द के बाद से Normal to the surface component just reversed after the reflection. Just reversed after the reflection.
रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस के लिए इंफॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के करस्पॉन्डिंग आपको ध्यान में लेना है। तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्लेन सरफेस है या प्लेन मिरर है, इसके फ्रंट में आपने एक ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे प्लेस करा है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा होगा वो देखना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग किसी भी फिनोमिना में इमेज कहाँ पे बनेगा वो अगर देखना होगा तो उसके लिए आप कोई भी दो रे जो आपको सुटेबल लगती है वो आप चूज कर सकते हो उस फिनोमिना के करस्पॉन्डिंग। अब जैसे हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग उस रे को आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर को जाना है वो आपको देखना होगा। देन आफ्टर अगर वो पर्टिकुलर रेज किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं आफ्टर द फिनोमेना यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो इमेज की पोजीशन हो जाएगी। और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग नहीं है बल्कि डाइवर्ज होती हुई दिखी है, तो जहां से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज, इमेज का पॉइंट होगा। आप अपनी सुविधा से कोई भी दो रे यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो हम डायग्राम बना रहे हैं वही डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन मिरर से सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और हम जानना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। तो एक रे हमने ये ली जो कि इस मिरर पे आकर के परपेंडिकुलर हिट करती है, ठीक है, नॉर्मल इसका इम्पिंजमेंट हो रहा है। तो आपको मालूम है कि ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यस सर। यस सर। और दूसरी रे हमने मान लीजिए कि ये कंसिडरेशन में लिया विच इज गोइंग टू स्ट्राइक टू द मिरर एट ए सर्टेन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। तो आपको मालूम है कि जिस एंगल पे ये इम्पिंज हुई है उसी एंगल पे ये नॉर्मल के साथ इधर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये एंगल भी इसका थीटा होगा। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों को हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो जहां पे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज होगा, ठीक है। बड़े आसानी से आपको दिख जा रहा है कि ओ एम एन एंड आई एम एन ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ये यस दोनों सर। ट्रायंगल सिमिलर है। तो यस सर। आपके पास एक सिंपल सी प्रॉपर्टी मिल गई कि एक रियल ऑब्जेक्ट को जितनी दूरी पे आप मिरर से प्लेस करेंगे उसका इमेज उतनी दूरी पे ऑन द अदर साइड ऑफ द इमेज, अदर साइड ऑफ द मिरर उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस पे जी। ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखा तो बैक साइड में एक्स डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी हो गई जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज। इसी तरीके से रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। प्लेन मिरर क्या है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज at same separation on other side of mirror। मिरर की दूसरी साइड में, ठीक है ना। अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर मिरर पे हमने एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया, यानी कि ये दो बीम आकर के टकरा रही हैं
तो ये जहां पे जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Yes, sir. इस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग ये रे ड्रॉ कर दीजिए, थीटा एंगल, तो ये भी एंगल थीटा। इस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग ये दूसरी रे ड्रॉ कर दीजिए, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। ये हमारा इमेज हो जाएगा। अगेन आपको दिखेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जितनी Yes. दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज भी बन गया। तो रियल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, दोनों केस में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगा फ्रॉम द मिरर ऑन द अदर साइड। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज होगा। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा वो रियल होगा। At same separation, on other side. ठीक है ना, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. दूसरी चीज आइए देखते हैं कि मिरर को रोटेट कराने का क्या इफेक्ट आता है रिफ्लेक्टेड रे पे। ये मान लो कि एक मिरर है और इस पे हमने एक लाइट रे को इम्पिंज कराया, थीटा एंगल पे ये लाइट आकर के इम्पिंज कर रही है। आपको मालूम है कि थीटा एंगल पे जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मिरर को हम रोटेट कराते हैं, ये मिरर को मैंने फाई के एंगल पे रोटेट करा दिया, ठीक है। Yes, sir. तो मिरर को फाई के एंगल पे रोटेट करा देंगे तो इसका जो नॉर्मल होगा वो भी फाई के एंगल पे चला जाएगा ओरिजिनल वाले नॉर्मल Yes, से। sir. तो Yes, अब sir. ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई का हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब रिफ्लेक्टेड जो रे जाएगी वो थीटा प्लस फाई पे जाएगी यहाँ से, यस सर। Yes. Yes, sir. यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 फाई का हो जाएगा, है ना। तो अगर आप मिरर को थीटा या फाई एंगल पे रोटेट कराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेम डायरेक्शन में डबल एंगल पे रोटेट करेगी। जैसे आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया था तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, मिरर sir. को फाई एंगल पे रोटेट कराया, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो 2 फाई से रोटेट करेगी इन सेम डायरेक्शन। मिरर rotated by phi angle, reflected ray will rotate by 2 phi angle in same direction। ठीक है ना, ये एक इंफॉर्मेशन रोटेशन का हो गया। दूसरा, मान लो कि मिरर को ना रोटेट करा करके आप रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करा रहे हैं, ये आपकी इंसिडेंट रे को रोटेट करा रहे हैं। ये थीटा एंगल पे है तो आपको मालूम है कि थीटा पे ये रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। अब आप इसको फाई एंगल पे मान लीजिए कि इंसिडेंट रे को रोटेट करा दिए, इधर की तरफ फाई एंगल पे आपने रोटेट करा दिया, तो अब नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाई। तो रिफ्लेक्टेड Yes, sir. रे का भी जो ये एंगल होगा थीटा प्लस फाई का होगा, यानी कि ये फिर से फाई एंगल पे ही रोटेट करेगी, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है भाई।
अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये क्लॉकवाइज करेगी, ठीक है। यस सर। यस इंसिडेंट रे rotated by angle phi, then reflected ray will also rotate by same angle but in opposite direction, ठीक है क्या। ये एक इंफॉर्मेशन भी, ये भी आपको ध्यान में रखना। क्लियर है तो बात? चाहिए नोट करना है। हाँ, नोट कर लीजिए। लिख लिया? यस सर। अब मोशन की देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। मान लो कि ये तुम्हारा एक प्लेन मिरर है ना, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस प्लेन मिरर के साथ सर्टेन एंगल पे इधर की तरफ जा रहा है। ये वाला एंगल आप कुछ नाम दे सकते हो थीटा का, परपेंडिकुलर के साथ। मिरर को भी मूवमेंट दे देते हैं किसी एक डायरेक्शन विशेष में, ठीक है। ये मान लो कि वेलोसिटी ऑफ द मिरर, दोनों को मूव करा रहा है। ये दोनों को अलग अलग बता के फिर कंबाइन करें। हाँ? यस चलो सर, अलग अलग। दोनों को अलग अलग बता के फिर कंबाइन करते हैं दोनों इंफॉर्मेशन। चलो मान लो कि ये पर्टिकुलर मिरर है जो कि रेस्ट में है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे है परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव कर रहा है, पहला केस, ठीक है ना, इधर की तरफ जा रहा है। तो किसी समय पे ये एक्स डिस्टेंस पे अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा होगा वो भी यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे बन रहा होगा इमेज। यस सर। अगर मान लो कि dt इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करके चला गया तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो आपका x माइनस का v नॉट टी हो जाएगा। यस सर। यस सर। या dt कह लो, dt dt यस। dt कर लो, छोटे इंटरवल के लिए बात करते हो तो। और अगर आपने कहा कि ये जो हमारा इमेज है वो vi से जा रहा है तो इसका जो सेपरेशन हो जाएगा वो उसी सेम इंटरवल में ये x माइनस का vi इंटू डी टी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो x माइनस वी नॉट डी टी है और x माइनस वी आई डी टी है, ये दोनों बराबर भी होना चाहिए। यस सर, होगा। यानी Yes, कि sir. vo और vi बराबर होना चाहिए ना। यस सर।
यानी sir. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मिरर की तरफ जा रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज भी जो होगा वो मिरर की तरफ आएगा विद सेम वेलोसिटी। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट अगर वी जी। नॉट की वेलोसिटी से जा रहा है मिरर की तरफ, तो इमेज भी जाएगा वी नॉट की वेलोसिटी से जाएगा मिरर की तरफ। ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये इक्वल होगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। मिरर रेस्ट में है, उसके करेस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट मूविंग, Yes, यस sir. ऑब्जेक्ट मूविंग है, मिरर रेस्ट में है। दूसरा सिचुएशन देखो, ये मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल टू द मिरर जा रहा है, तो सिमिलर वे में आप आसानी से देख सकते हो कि इमेज भी जो है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, वी आई और वी ओ दोनों बराबर होंगे, है ना? वेक्टर फॉर्म में यस Yes, sir. वी आई दैट इज इक्वल टू वी ओ। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये एक्स और ये एक्स सेम रहना चाहिए। Yes, sir. तो अगर पैरेलल टू द मिरर जो जा रहा है अगर हमारा ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी जो इमेज की है वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। परपेंडिकुलर टू द मिरर जा रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है? यस अब मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में करके मिरर को मूव कराते हैं भाई। ऑब्जेक्ट है और ये मिरर हो गया, इसको वीएम से ले जाते हैं इधर को। मान लो कि किसी समय पे हमने कहा कि ये सेपरेशन तुम्हारा एक्स का है, तो माइन्यूट इंटरवल ऑफ टाइम dt के बाद अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का bm इंटू टी dt का हो जाएगा। Yes, sir. इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज बन रहा था, दैट वाज एट अ डिस्टेंस x। और अगर मान लो कि इमेज को आपने कहा कि ये वी आई की वेलोसिटी से जा रही है, इमेज मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो dt इंटरवल में ये इमेज जो आगे बढ़ेगा वो वी आई इंटू डी टी के बराबर। Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है अब इस मिरर से ये x माइनस बी एम डी टी के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. और अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस अपने ज्योमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये हो गया वी आई डी टी और ये है वी एम डी टी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस वी एम डी टी माइनस का वी आई डी टी होगा ना। नया पोजीशन तो यहाँ पे इतना चला गया ना, वी एम डी टी आगे, तो ये दूरी अब लिखनी होगी, तो ये कितना लिखोगे, x प्लस वी एम डी टी, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसमें से मिरर इमेज ने जितना मूवमेंट किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, Yes, sir. और ये दोनों बराबर होने चाहिए भाई, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो x माइनस वी एम डी टी दैट इज इक्वल टू x प्लस वी एम डी टी माइनस का बी आई डी टी। तो बड़े आसानी से आपको जन गया कि बी आई जो होगा वो ट्वाइस ऑफ वी एम होगा।
यानी कि अगर मिरर जो है ऑब्जेक्ट से की तरफ वीएम की वेलोसिटी से जा रहा है तो इमेज जो होगा वो ट्वाइस ऑफ वीएम से जाएगा। सेम डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए? Yes, इफ sir. मिरर Yes. moves towards object with velocity v towards object with velocity v, then image will move with 2v velocity in same direction. हाँ? ठीक है? Yes, sir. ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। तो करीब जा रहा होगा तो इमेज भी 2v की वेलोसिटी से करीब जाएगा। अगर मिरर ऑब्जेक्ट से v वेलोसिटी से दूर जाएगा तो इमेज जो है 2v से दूर जाएगा। ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक? Yes, sir. अब दोनों को कंबाइन करके आगे की बात कल की क्लास में करेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. धन्यवाद भाई सबको। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you.